जब हम यूथ की बात करते हैं तो भारत और खासकर पंजाब का युवा किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? देखिए मैम, मेरे को तो ये लगता है कि हमारा जो भारत का युवा हो, पंजाब का युवा हो या किसी भी स्टेट का युवा हो, सारा यूथ जो है ना दिशाहीन चल रहा है। यूथ पूरा का पूरा नशे में गया हुआ है। पाकिस्तान जैसी कंट्री हो या कोई हो, हमसे वैसे तो जीतने से रहे, तो इन्होंने मुझे लगता है एक स्कीम बनाई कि इस यूथ को ही ख़राब कर दिया जाए। कई युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे में नशे का उनके मानसिक और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? टॉलरेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। माँ बाप ने डांट दिया, डिप्रेशन में चले गए या एंग्जाइटी ले ली। उसके चक्कर में दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई एक बार ये ले ले। जो ये नशा कर रहे हैं आज नहीं तो कल ख़त्म ही ख़त्म है, कोई उनसे बचा नहीं है। एक तरफ नशा नहीं बिकेगा, दवाई बिक रही है, दवाई नहीं बिक रही है, नशा बिक रहा है। और नशा ख़त्म कहाँ हो रहा है? नशा कहीं भी नहीं ख़त्म हो रहा। सरकारों को मैं बोलूँगा जिम्मेदार है। अगर क्रॉस बॉर्डर से कोई नशा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? पुलिस की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर नशा घर घर कैसे पहुंच रहा है? अब वो तो मानसिक रोगी बन चुका नशे के कारण। अब उसको तो नशा चाहिए, उसके दिमाग के रिसेप्टर नशा मांग रहे हैं, उसे विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, उसे छींकें आ रही हैं, उसे सूझ नहीं रहा, बॉडी में पेन हो रहा है। अब उसके लिए ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कार्टेल हैं, इन्होंने उसको बोलना कि ये 2 पूड़ी वहाँ सप्लाई करा, 4 पूड़ियाँ सप्लाई करा, एक तेरी। वो कितने पकड़े? एक भी नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? जो नशा ग्रस्त हैं, उन्हीं को पकड़ के आप रिकॉर्ड बना रहे हो कि हमने इतने नशे बेचने वाले पकड़ लिए। चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम का मेरा मतलब यही है, अगर एक बार नशा करने वाला गिरे तो परिवार को उसको खड़ा करना पड़ेगा कि अगर खेल में अच्छा खेलोगे तो आपको जॉब मिलेगी, फ्यूचर है, पैसे भी आएंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चला हुआ है, उससे भी बहुत सारे युवा जो जुड़े हुए हैं उस प्रोटेस्ट के साथ। वो जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसको हाईजैक करके पूरा गुमराह कर दिया गया। और उसमें कुछ ऐसे ही मुझे तो लग रहा है कि किराए के या ख़रीद के लोगों को भड़काने के लिए, यूथ को खिलाफ़ करने के लिए उसमें कुछ अननेसेसरी लोगों को घुसा दिया गया। कोटा सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? कोटा अच्छी चीज़ है, लेकिन कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं और वो त्रुटियां हमें इमीडिएटली रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। आज का यूथ क्या, आप हाईली क्वालिफाइड लोगों से भी पता कर लो ना, हार्डली 10% आपको जवाब दे पाएंगे कि जात क्या है, वर्ण क्या है, कोटा सिस्टम रिजर्वेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था कि शूद्र का बेटा शूद्र होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। इंटरचेंजेबल थे। और मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको समझ लग गई ना, आपसे मैं पूछूंगा कि जात बदली कि नहीं बदली, आप भी बोलोगे मेरी जात बदल गई। गुलाम बनाए रखने के लिए उस गरीब के पास कभी कुछ पूछने के लिए, बोलने के लिए उनके हक थे ही नहीं। तो उनको ऐसा बना दिया गया कि भाई अगर कोई धोबी का काम कर रहा तो तेरा बेटा भी धोबी का काम करेगा। हर चीज़ ब्राह्मणों के लिए थी, जॉब ब्राह्मणों के लिए थी, अच्छा घर ब्राह्मणों के लिए था, ज़मीन ब्राह्मणों के लिए थी, खाना पीना ब्राह्मणों के लिए था। और उनको तो शूद्र बना के हमने बिल्कुल ही पीछे पीछे कर दिया। और आप देखोगे साउथ की तरफ इतना बुरा हाल था भाई, 22 फुट 32 फुट कदमों की उनसे दूरी रखी जाती थी। और वहाँ की कुछ औरतों को तो पूरे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे कि आप शूद्र हो, आप कपड़े नहीं पहन सकते। ये किसने बोला? मायावती जी जो थी बहुजन समाजवादी पार्टी से, उन्होंने एक बार बोला था कि महात्मा गांधी ने बोला कि ये सब लोग हरिजन हैं। तो महात्मा गांधी कौन थे? उन्होंने पूछा था। तो मैं कहता हूँ जिस कंटेक्स्ट में बात करी थी, महात्मा गांधी भी हरिजन थे। आप सरप्राइज हो गए। मैं कह रहा हूँ मैं भी हरिजन हूँ, आप भी हरिजन हो। हरिजन का मतलब तो सुनो। हरि का मतलब भगवान, जैन का मतलब लोग, भगवान के लोग, तो हम सब भी भगवान के लोग हैं। जाति सिस्टम से तो मैं यही यूथ को सुझाव देना चाहूँगा, इससे ये एक कैंसर से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है। अब इक्वालिटी, एससी में इक्वालिटी नहीं है। एक पढ़ा लिखा एससी, पैसे वाला एससी अच्छे कॉलेज में बच्चे भेज रहा है, अच्छे स्कूल में भेज रहा है, और उसका बच्चा किससे कंपटीशन कर रहा है? दूसरे एससी से, जर्नल से नहीं, दूसरे एससी से, गरीब एससी। तो वो गरीब एससी कहाँ से नीट क्लियर कर जाएगा? कोटा सिस्टम होना चाहिए, राइट ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वो गरीबी और अमीरी के आधार पर होनी चाहिए। और अगर वैसे तो जात पात ख़त्म ही कर देनी चाहिए, अबॉलिश कर देनी चाहिए, एक मूवमेंट चलनी चाहिए। 9 कास्ट लगाना शुरू कर दो। हम थाने में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूछते तेरी जात क्या है, हम बताते हैं। क्यों पूछ रहे हो हमारी जात? युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी सोच ही कल का भारत बनाती है। आज हम बात करेंगे कि भारत
खासकर पंजाब का युवा किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुहाना कपिल और आपका स्वागत करती हूं आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री रवि कुमार जी, जो अमृतसर की सांलोखित वेलफेयर सोसाइटी से संबंधित हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूं इस पॉडकास्ट में। जी मैम, नमस्कार। धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। रवि जी, जब हम यूथ की बात करते हैं तो भारत और खासकर पंजाब का युवा किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, मेरे को तो ये लगता है कि हमारा जो भारत का युवा हो, पंजाब का युवा हो या किसी भी स्टेट का युवा हो, सारा यूथ जो है ना, दिशाहीन चल रहा है। इन बच्चों को पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। और इसका जो सारा का सारा एडवांटेज है वो बाहरी लोग उठा रहे हैं, बाहरी स्टेट्स उठा रहे हैं, बाहर वाली कंट्रीज़ उठा रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल शुरू करते हैं हम लोग पंजाब से। अब पंजाब का युवा देखोगे तो पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और भी सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमें जो पंजाब में फेस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है नशे की। और जितना डाटा हमें शो होता है पेपर्स में या वैसे, उससे कई गुना ज़्यादा यूथ पूरा का पूरा नशे में गया हुआ है। और उसका कारण क्या है? अब हम कारण देखें तो जो मुझे लगता है ये कई सालों से प्लानिंग है। हो सकता है इसके पीछे आईएसआई हो या दूसरे देश हो, कुछ ना कुछ तो है ही है। जैसे कि आप देखोगे सबसे ज़्यादा फ़ौज में कौन होते थे? हमारे पंजाब वाले, हिमाचल वाले, हरियाणा वाले। बॉर्डर पे कौन रक्षा करता था? यही लड़ते थे। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री हो या कोई हो, हमसे वैसे तो जीतने से रहे। तो इन्होंने, मुझे लगता है, एक स्कीम बनाई कि इस यूथ को ही ख़राब कर दिया जाए। और यूथ को ख़राब करने का सबसे अच्छा तरीका क्या ढूंढा? नशा। तो बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर जो नशा आ रहा है, बहुत सारी सरकारें आईं, बहुत सारी बदल गई, अभी भी चल रही हैं, कोशिशें उनकी जारी हैं, लेकिन नशा ख़त्म करने में नाकामयाब रही हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, कैंसर से भी बड़ी बीमारी, वो नशे की हो गई है। और नशे की ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में, इंडिया में, सभी जगह है। ये यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, और यूथ को पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। तो रवि जी, जब हम नशे की बात करते हैं तो आजकल कई युवा इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। आपके अनुभव के मुताबिक क्या कारण हो सकते हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा, दोस्तों का प्रभाव या कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो नशा शुरू कर देते हैं? बहुत अच्छा मैम आपने पूछा। देखिए, हम मिलते रहते हैं, जो युवा नशे में पड़े हैं उनकी काउंसलिंग करवाते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि पहली बार कैसे हुआ। सबसे पहली बार तो होता उनको एक पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है कि जैसे स्कूल में, कॉलेज में साथ वाले बच्चे नशे ले रहे हैं, तो उसने कहा यार तू भी ले ले, देख ले, अच्छी किक लगती है, मज़ा आएगा। तो उसके प्रेशर में आके उन्होंने ले लिया, वहाँ से स्टार्टिंग होगी। और आजकल का जो यूथ है, जहाँ जो बच्चे हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। माँ बाप ने डांट दिया, डिप्रेशन में चले गए, या एंग्जाइटी ले ली, उसके चक्कर में दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई एक बार ये ले ले, तू ठीक हो जाएगा, बेटर फील करेगा। वो उसकी आदत पड़ गई। और इतना नशा, पहले तो हमारे यहाँ नशा था कुछ लड़कों में, कुछ गाँव में, अब शहर में आम हो रहा है। लड़कियाँ उससे ग्रसित हैं, और होम डिलीवरी हो रही है नशे की। आप बताओ, होम डिलीवरी हो सकती है? अभी लास्ट वीक में पंजाब में एक न्यूज़ चली थी, तरन तारण ज़िले की, कि वहाँ पे सुबह मंडी लगती है नशे की। जैसे तकड़ी से तोला जाता है नशा, वहाँ नशा तोल के बिक रहा है, सुबह सुबह आवाज़ें लगती हैं। ये हाल पहुँच गया है नशे का। जैसा कि आपने अभी बताया कि कई युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, ऐसे में नशे का उनके मानसिक और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, इससे बुरी चीज़ तो कुछ है ही नहीं है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, पहले ही थोड़ा सा उनका खोया हुआ होता है, जिसके कारण वो नशे में पड़ते हैं। और उसके बाद उनकी हार्ट प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, लिवर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इंजेक्शन लेते हैं, हेपेटाइटिस से ग्रस्त हो जाते हैं, एक दूसरे से इंजेक्शन शेयर करते हैं, वो प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है। तो उनकी लाइफ तो, जो ये नशा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ख़त्म ही ख़त्म है। कोई उनसे बचा नहीं है। और प्रयास किए जा रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं। और डी एडिक्शन सेंटर की बात मैं आपको बताऊं, बातों बातों में बात निकली है, वो भी एक धंधा बन गया हुआ है। रवि जी, अगर हम डी एडिक्शन सेंटर की बात करें तो यहाँ युवाओं को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिनसे उन्हें मदद मिले? किस तरह वो इस नशे से बाहर निकल सकते हैं? कुछ हमें बताएं इस बारे में।
डी एडिक्शन सेंटर खोले गए कि भी उनका नशा ख़त्म करना है। अब डी एडिक्शन सेंटर दे दिए गए कुछ चंद बिजनेसमैन के हाथों में। अब उनका काम है गोलियां बेचना, दवाइयां बेचना, नशा ख़त्म करना उनका काम नहीं है। सब्स्टिट्यूट देकर दाखिल किया हुआ उनको दवाइयों से दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई एसओपी नहीं है कि टेपर करनी, 27 दिन बाद बंद करनी, नहीं करनी। उनको लेना देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशा करें, लोग यहाँ पे आएँ, हमारी दवाई बिके। एक तरफ नशा नहीं बिकेगा, दवाई बिक रही है, दवाई नहीं बिक रही है, नशा बिक रहा है। और नशा ख़त्म कहाँ हो रहा है? नशा कहीं भी नहीं ख़त्म हो रहा। जी, लेकिन अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है? देखिए मैम, सबसे पहले तो सरकारों को मैं बोलूँगा ज़िम्मेदार है। अगर क्रॉस बॉर्डर से कोई नशा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, और अगर शहर में आ भी गया है तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर नशा घर घर कैसे पहुँच रहा है? एक फ़ोन पे नशा पहुँच रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, इंटरनेट पे भी कई लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, वो डिलीट कर देते, बना देते हैं, एक दूसरे से नंबर पास ऑन हो जाते हैं। और उससे बड़ा जो नशे का है ना, बड़ी मछलियाँ हैं। छोटे जो पुलिस पकड़ती है वो छोटे मोटे पकड़ती हैं। वो छोटे मोटे कौन हैं? मैं बताता हूँ आपको। जब हम उनसे बात करते हैं ना, हमें पता लगता है कि शुरू में उनको नशे की आदत डाल दी गई फ्री में कि भाई मज़ा आएगा, किक लगेगी, आप एक बार लेके देखो। उन्होंने ले लिया। जब आदत पड़ गई, वो नशा इतना महंगा है, अब उसके लिए, नशे का नाम नहीं मैं बोलूँगा, आपको सबको पता ही है क्या चलता है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए। अब पैसा वो कहाँ से लाएगा? या क्राइम करेगा, या चोरी करेगा, या घर से मांगेगा। अब घर से एक दो बार मांग लिया, माँ बाप के कत्ल भी कर दिए, ऐसे भी केस आए हैं, नशे के पैसे नहीं दिए, बाप को मारा, बहनों के साथ गड़बड़ करी। अब वो तो मानसिक रोगी बन चुका नशे के कारण। अब उसको तो नशा चाहिए, उसके दिमाग के रिसेप्टर नशा मांग रहे हैं, उसे विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, उसे छींकें आ रही हैं, उसे सूझ नहीं रहा, बॉडी में पेन हो रहा है। अब उसके लिए ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कार्टेल हैं, इन्होंने उसको बोलना कि ये 2 पूड़ी वहाँ सप्लाई करा, 4 पूड़ियाँ सप्लाई करा, एक तेरी। तो इस तरह से उसका अपना एक पूड़ी का जुगाड़ हो गया और 5 का वो सप्लायर बन गया। अगर वो सप्लाई करते हुए वो पकड़ा भी जाता है, तो जो इधर उधर से नशा मंगवा के बल्क में बेच रहा है, वो तो पकड़ा नहीं गया। पकड़ा कौन गया? जो नशा कर रहा है। अब नशा करने वाले को पकड़ के जेलों में भरा गया, नशा करने वाले को पकड़ के डी एडिक्शन सेंटर में भरा गया कि हमने इतना नशे वाले पकड़ लिए, इतने पेडलर पकड़ लिए। नशा कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उसको तो पकड़ा ही नहीं। जो ऊपर से ये सारा सिस्टम चला रहा है, वो कितने पकड़े? एक भी नहीं पकड़ा। किसको पकड़ा? जो नशाग्रस्त हैं, उन्हीं को पकड़ के आप रिकॉर्ड बना रहे हो कि हमने इतने नशे बेचने वाले पकड़ लिए। लेकिन जब इसकी ज़िम्मेदारी की बात आती है तो हमें किसे ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए? हम कैसे अपने युवाओं को इस नशे से बचा सकते हैं? हमें क्या क्या करना चाहिए इस नशे से बचने के लिए? इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए मैम, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसके लिए मेरे हिसाब से ना, तो जो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो समाज को आगे आना चाहिए, परिवार वालों को आगे आना चाहिए। और अगर परिवार वाला ही नहीं आगे आएगा ना, तो वो बंदा, हम उसको बचा ही नहीं सकते कभी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हाथ से गया। कितनी मौतें हो चुकी हैं, अभी ना जाने भगवान इसको जल्दी से ख़त्म करे, इस बीमारी को, कितनी होनी बाकी है। परिवार वाले क्या थक जाते हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है। एक बार उसने नशा किया, उसको ले गए, दवाई दिलवाई। अच्छे भी सेंटर हैं, कुछ अच्छे सेंटर हैं, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होती, वो प्रॉपर इलाज भी करते हैं। वहाँ लेके जाओ, उनका इलाज कराओ, और रिलैप्स होगा ही होगा पेशेंट। जैसे ही सोसाइटी में बाहर जाएगा, रिहैब से बाहर जाएगा, उसको पुराने दोस्त मिलेंगे, वो दोबारा कहेंगे, या उस पेशेंट को लगेगा ऐसे भी, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, एक बार कर लेता हूँ। अगर एक बार कर लेगा तो वो दोबारा उस लत में पड़ गया। तो घर वाले, परिवार वाले क्या करते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, उसको पीटने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो जो उसको बुरा लगता है और वो सोचता है इसका हल नशा ही है, इससे अच्छा तो मैं नशे में चले जाऊँ। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम का मेरा मतलब यही है, अगर एक बार नशा करने वाला गिरे तो परिवार को उसको खड़ा करना पड़ेगा। जैसे बच्चा गिरता है, हम उसको पकड़ के उठाते हैं, दूसरी बार गिरता है फिर उठाते हैं। जितनी बार गिरे उसको सपोर्ट सिस्टम चालू रखना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं उससे बाहर निकाल पाएंगे। और इससे भी पहले मुझे क्या लगता है कि इसका वार हमें करना चाहिए रूट्स पर, ग्रास रूट्स। ऊपर से हम नशे के बारे में अवेयरनेस करेंगे, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, पेपर में डाल देंगे, इतने पकड़े, ये किया, वो किया, वो किया। ये तो कई सालों से हो रहा है, ना नशा ख़त्म हुआ है।
आई डोंट थिंक कि आगे भी नशा ख़त्म हो जाएगा इस प्रयास से। अवेयरनेस अच्छी बात है और मुझे लगता है इसका प्रयास हमें स्टार्ट करना चाहिए स्कूलिंग से, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से। जैसे हम उनको सिलेबस में पढ़ाते हैं, उनको वहाँ बताना चाहिए बच्चों को नशा नहीं करना, नशे का दुष्प्रभाव क्या है, आप कैसे पेयर प्रेशर में आ सकते हो या आपके साथ कैसे गलत हो सकता है। अगर हम उनको स्कूल लेवल से उसकी ट्रेनिंग, उनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि आपने नशा नहीं करना, इसका क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बुरा हो सकता है, तो शायद मुझे लगता है हम काफ़ी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को बचा लें। तो जब हम बात करते हैं खेल और नशे की, अगर युवा खेल में बढ़ जाएगा तो इससे क्या नशे का स्तर युवाओं में कम हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? मैम ये तो बिल्कुल सही है, खेल में पड़ जाए या उसको अच्छा रोज़गार मिले या उसको कोई बिज़ी रखने वाली चीज़ हो तो वो तो कम होगा ही। लेकिन खेल की तरफ भी हमारा क्या ध्यान है, हम क्या कर रहे हैं खेल को, कौन सी कंट्री कितने मेडल ले रही है, हमारे कहाँ मेडल आ रहे हैं, हमारे अच्छे अच्छे प्लेयरों को कोई पूछता नहीं है। कोई ऑटो में जा रहा है गोल्ड मेडल लेके, कोई हरियाणा का प्लेयर ऑटो में जा रहा है, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जब तक हम उसकी पहचान उसे देंगे नहीं, खेल को बढ़ावा भी नहीं देंगे, तो फिर उसको खेल की तरफ भी आप युवा को कैसे ले जाओगे? अगर हम लेके जा सकते हैं तो ज़रूर लेके जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए खेलने के लिए और उसके साथ उनका फ्यूचर भी जोड़ना चाहिए कि अगर खेल में अच्छा खेलोगे तो आपको जॉब मिलेगी, फ्यूचर है, पैसे भी आएंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चला हुआ है, उससे भी बहुत सारे युवा जो जुड़े हुए हैं उस प्रोटेस्ट के साथ, उस पे भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरे हिसाब से तो भटका हुआ है या कुछ उसमें कुछ तो सही है। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो मैं भी उसकी फेवर में था कि रेजिग्नेशन, चलो एक किसी की तो जिम्मेदारी बनती है, रेजिग्नेशन मांगना, सरकार से जवाब मांगना, कोई बुरी बात नहीं। दे ना दें अलग बात है, या तो जवाब दे या रेजिग्नेशन दे, एक बच्चों का भी राइट बनता है, युवा हैं, राइट बनता है। वहाँ तो तक तो प्रोटेस्ट का मैटर बहुत अच्छा था, लेकिन इसको ना हाईजैक कर लिया गया। वो कॉकरोच पार्टी वाले आ गए। कॉकरोच पार्टी का क्या रोल था? अब कॉकरोच पार्टी में देखो, कोई मुंह लगा के घूम रहा है, कोई कॉकरोच बन के घूम रहा है, कोई कह रहा है प्रधानमंत्री जी को पी नहीं पता, और जब उससे पूछा गया नीट के फुल फॉर्म क्या है, उस लड़की को नीट की फुल फॉर्म नहीं आ रही। एक बच्चे से सीबीएसई की फुल फॉर्म पूछेगी, वो नहीं पता। एक बच्चा पत्थर लेके घूम रहा है कि मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे को पैसे दिए गए। ट्रांसजेंडर कपड़े उतार के डांस कर रहे हैं। और एक वो महिला देखी है, वो कह रही है अल्लाह तेरा नाम रहेगा, सिर्फ अल्लाह रहेगा। उसको एक मीडिया वाले ने पूछ लिया कि राम का नाम क्यों नहीं रहेगा, जय श्री राम बोल दो। बोलते मैं तो नहीं बोलूँगी, अल्लाह ही बोलूँगी। तो वो जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसको हाईजैक करके पूरा गुमराह कर दिया गया। और उसमें कुछ ऐसे ही मुझे तो लग रहा है कि किराए के या ख़रीद के लोगों को भड़काने के लिए, यूथ को खिलाफ़ करने के लिए उसमें कुछ अननेसेसरी लोगों को घुसा दिया गया। तो सर हम बात करेंगे अब रिजर्वेशन कोटा सिस्टम के बारे में। कोटा सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे को ना मेरे यार दोस्त भी बोलते हैं कि मैं यूजुअली कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ। तो मैं उनको सबसे पहले ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि मैं कोटा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कोटा अच्छी चीज़ है, लेकिन कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं और वो त्रुटियाँ हमें इमीडिएटली रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। तो कैसे आप इस त्रुटियों को देखते हैं, इनके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे? जी मैम, उसके लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पहले हमें ना समझना पड़ेगा कि भाई कोटा रिज़र्वेशन है क्या और ये कहाँ से आया। क्योंकि आज का यूथ क्या, आप हाईली क्वालिफाइड लोगों से भी पता कर लो ना, हार्डली 10% आपको जवाब दे पाएंगे कि जात क्या है, वर्ण क्या है, कोटा सिस्टम रिज़र्वेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो उसके लिए मैं ब्रीफली अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ एंशिएंट टाइम में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो था ना, कोई भी भारत में जातिवाद थी नहीं। ये तो बाहर से आई है, कास्ट वर्ड ही बाहर का है, ओरिजिन हमारा हिंदुस्तान का है ही नहीं। उसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ ये मेरा मैसेज सभी युवाओं तक, पढ़े लिखे लोगों तक जाए। मैं पूरा सही नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक शायद मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ। उसको समझने के लिए हमें अपना वर्ण सिस्टम समझना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें हमारे समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य।
और उसका सिंबलिज्म भी है ऋग्वेद में, जो ऊपर धड़ से ऊपर वाला सिर वाला हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन होता है वो ब्राह्मण कौन होते हैं? जो स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री वाले हैं, वो ब्राह्मण है, ठीक है। और उसके बाद आ गई चेस्ट, आ गई शोल्डर, आ गए जो हष्ट पुष्ट है, जो बलवान है, उसको क्या करना होता था? युद्ध लड़ना होता था, चाहे वो राइट्स के लिए हो, चाहे सेना के लिए हो। वो कैटेगरी को उन्होंने डाला था क्षत्रिय में। उसके बाद सिंबलिज्म आ जाता पेट का। पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर का काम करना पड़ रहा है, ट्रेडिंग करनी पड़ रही है, बिजनेस करना पड़ रहा है, इधर से लिया उधर से खरीदा, कुछ भी लाइक गुप्ता काल में भी होता रहा, तो उनको डाल दिया वैश्य में, जो बिजनेसमैन थे। और उसके बाद आ गया सिंबलिज्म पैर के ऊपर वाला हिस्सा, जांघों से नीचे वाला हिस्सा। उसको ऐसे उन्होंने समझाया हुआ था कि जो कोई काम नहीं कर सकता उसको लेबर का काम करना पड़ेगा। पढ़ा लिखा नहीं है, ताकत नहीं है शरीर में, बिजनेस नहीं कर पा रहा, कुछ तो करेगा ना, तो उसको हमने बोल दिया शूद्र। वहाँ से ये 4 वर्ण पैदा हुए। और उस सिस्टम में इतना अच्छा सिस्टम था हमारे समाज में, वो फिक्स नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि शूद्र का बेटा शूद्र होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। इंटरचेंजेबल थे। और मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको समझ लग गई ना, आपसे मैं पूछूंगा कि जात बदली कि नहीं बदली, आप भी बोलोगे मेरी जात बदल गई। तो इंटरचेंजेबल ऐसे था कि अगर उसका शूद्र का बेटा भी बलवान हो गया, वो सेना में जाने लायक हो गया, तो वो उसका वर्ण क्षत्रिय होता था, ना कि शूद्र का बेटा शूद्र है। अब वो बहुत पढ़ लिख गया, विद्वान हो गया, ग्रंथों की पढ़ाई कर ली, पीएचडी उस टाइम की कर ली, वो ब्राह्मण में आ गया। तो उस वक्त तो ये सिस्टम बहुत अच्छा था, इंटरचेंजेबल था। कोई भी जन्म के से कोई ऐसा कोई स्टैंप नहीं लगी हुई थी, जैसे आज के समय में सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, कर्मी का बेटा कर्मी, धोबी का बेटा धोबी, ऐसा कुछ नहीं था। जो उसमें से विद्वान था वो ब्राह्मण था, जो हष्टपुष्ट था वो क्षत्रिय था, जो बिजनेसमैन था वो वैश्य था, और बाकी लेबर क्लास वो शूद्र थी। तो अब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। आपको क्या लगता है, राइट टू इक्वालिटी आ चुकी है या अभी आनी बाकी है? नहीं मैम, राइट टू इक्वालिटी तो बहुत दूर है। पहले मैं उसको पहले वाले टॉपिक को क्लियर कर दूं। उसके बाद आपने पूछा था जात, जो हम बात कर रहे थे, जाति कहाँ से आई? जाति कैसे आई कि जब इनको होता क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उस वक्त जो ब्राह्मण थे या जो क्षत्रिय थे उनके पास पैसा था, और गरीब लोगों को उनको अपना गुलाम बनाए रखना था। गुलाम बनाए रखने के लिए उस गरीब के पास कभी कुछ पूछने के लिए, बोलने के लिए उनके हक थे ही नहीं। तो उनको ऐसा बना दिया गया कि भाई अगर कोई धोबी का काम कर रहा तो तेरा बेटा भी धोबी का काम करेगा। वो जाति आ गई। जाति समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कित्ता। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि तेरा कित्ता की है। कित्ता मतलब होता काम। काम क्या करते हो आप? जाति का मतलब काम क्या करते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ, जाति का सिंपल मतलब है आपका काम क्या है, ठीक है। अगर आप धोबी का काम कर रहे हो तो आपकी जाति धोबी होगी। आप मोची का काम कर रहे हो, चमार का काम कर रहे हो, आपकी जाति वो होगी काम से। पैदाइशी आपके ऊपर स्टैंप नहीं लगी। अब कुम्हार का बेटा अगर पढ़ लिख कर स्कॉलर बनकर डॉक्टर बन गया तो उसकी जाति कुम्हार कैसे रह गई? आप दीजिए जवाब। वो कुम्हार हो गया। नाई का बेटा, दर्जी का बेटा अगर पढ़ लिख कर फौज में चला गया, वो नाई कैसे हो गया? ये स्टैंप कहाँ से लगी? किसने लगाई? ये स्टैंप लगा के हमारे माइंड में भर दी गई है। आज भी आप पढ़े लिखे से भी बोलोगे, चाहे पीएचडी भी है, आपकी जाति क्या है वो अपनी जाति वही बताएगा कि मैं दर्जी का बेटा हूँ, मैं सुनार का बेटा हूँ। किस चीज़ से दर्जी का बेटा रहा, किस चीज़ से सुनार का बेटा रहा? जी, तो जैसे कि आपने अभी हमें बताया, ये राइट टू इक्वलिटी जैसे कि लोगों को मिल रही है, पर जैसे जैसे लोग आगे भी बढ़ रहे हैं उसमें, या कोई यूथ हो या कोई पर्सन हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राइट टू इक्वलिटी से ही रिजर्वेशन शब्द पहले आया। आई थिंक ये 1916 में आया। तमिलनाडु की एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी। उन्होंने ब्राह्मणों की मोनोपोली तोड़ने के लिए, क्योंकि उस समय तक जात पात जो है, भेदभाव, ये हमारे आज भी है, जड़ों में फैल चुका था। उनको चाहिए था कि हम एंटी कास्टिज़म मूवमेंट चलाएं, नो कास्ट के लिए या एंटी कास्टिज़म की मूवमेंट चलाएं, जिससे कि राइट टू इक्वलिटी आए। पहली बार उन्होंने रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया कि ब्राह्मणों के खिलाफ हर चीज़ ब्राह्मणों के लिए थी। जॉब ब्राह्मणों के लिए थी, अच्छा घर ब्राह्मणों के लिए था,
ज़मीन ब्राह्मणों के लिए थी, खाना पीना ब्राह्मणों के लिए था, और उनको तो शूद्र बना के हमने बिल्कुल ही पीछे पीछे कर दिया। और आप देखोगे साउथ की तरफ इतना बुरा हाल था भाई, 22 फुट 32 फुट कदमों की उनसे दूरी रखी जाती थी, और वहाँ की कुछ औरतों को तो पूरे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे कि आप शूद्र हो, आप कपड़े नहीं पहन सकते। ये किसने बोला, कहाँ से आया? ये सब अमीर लोगों की कहानियाँ हैं, अपनी लग्जरी को मेंटेन करने के लिए पहले वहाँ से चली, फिर अंग्रेज़ों ने चला दी, फिर हमारे पॉलिटिशियन बीच में आ गए, उन्होंने चला दी। जी, तो इसका जो नुकसान है वो पहले क्या हुआ करता था और आने वाले समय में किस तरीके के किसी को नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम देखिए, पहले तो ये देखिए, इतने सालों से ये जातिवाद, कास्टिज्म, कोटा सिस्टम चल रहा है, फ़ायदा हुआ कुछ? मुझे तो नहीं लगता फ़ायदा हुआ। इसी की डिबेट पे हमारा पूना पैक्ट हुआ था, जब महात्मा गांधी जी ने इसको ऑब्जेक्शन करी थी। एक्चुअल में हमारे जो अपने थे पहले, बाबा साहब अम्बेडकर जी, बाबा साहब कह रहे थे कि जो ये छोटी जाति वाले हैं, जिनको हम उस समय शूद्र बोलते थे या दलित बोल रहे हैं, इनको इलेक्टोरल वोट के लिए अलग हक होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने उसमें ऑब्जेक्शन खड़ी कर दी कि नहीं, इससे हिंदू डिवाइडेड हो जाएगा। तो वो अनशन पे चले गए। तो उसके समझौते में पूना पैक्ट हुआ, और उसके बाद ये रिज़र्वेशन इंट्रोड्यूस करा गया। उस रिज़र्वेशन, वो पहले 10 साल का था, सबको पता था। अब आज की डेट में रिज़र्वेशन का, कोटा का ये हाल हो गया, मैं बड़े ध्यान से बोल रहा हूँ कि जिसको वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इवन एक एससी अपने ही भाई एससी का कोटा खा रहा है। कैसे खा रहा है? जिसको कोटा मिल गया वो तो आ गया क्रीमी लेयर में। अब उस क्रीमी लेयर के बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, उनके पास फाइनेंस भी है, अच्छी बुक्स भी हैं, अच्छे ट्यूटर भी हैं, और वही ऐसी जो गरीब आदमी है उसके सरकारी स्कूल में है, वो कैसे उससे इक्वलिटी कर लेंगे? आम जनता उसका कोटा सिस्टम नहीं खा रहा, एक एससी का कोटा खा रहा है। यही त्रुटि है। इसी के बारे में शुरुआत में मैंने बोला था कि त्रुटियां हमें ठीक करनी पड़ेंगी। कोटे सिस्टम के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, त्रुटियों के ख़िलाफ़ हूँ। जो क्रीमी लेयर में पहुँच गए हैं उनको वॉलंटरी छोड़ना चाहिए या उनको निकालना चाहिए। जिनका हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। जो असल में कोटा सिस्टम के हकदार हैं उनको तो हक आज भी नहीं मिला, और उनके दिमाग में डाला गया आपको नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। आप ये बताइए, हमारी पॉपुलेशन का 16% शायद है एससी टोटल है, ठीक है, और नौकरियां कितनी हैं? हिंदुस्तान में नौकरियां हैं 1%। अराउंड पूरी सरकारी नौकरियां, मतलब सेंटर की और पंजाब की, हरियाणा की, स्टेट की, सभी की मिला के 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हैं। 1 करोड़ 40 लाख भी नौकरियां सारी की सारी हम एससी को दे दें, तब भी तो उनकी पॉपुलेशन तो 16% है। 1% लेके क्या करेंगी? सबको नौकरियां मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में डाला गया है, अगर आपने एससी कोटा हटने की बात करी, जातिवाद के ख़िलाफ़ बात करी, एंटी कास्ट सिस्टम के बारे में बात करी, नो कास्ट के बारे में बात करी, आपके हक ख़त्म हो जाएंगे, आपकी नौकरियां चली जाएंगी। यही हमें उनको समझाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक चीज़ बताइए, क्या कोई ऊंची जात का आदमी या बच्चा गरीब नहीं हो सकता? वो हो सकता है। और क्या नीची जात का, जिसे हम कहते हैं, मैं जात पात मानता नहीं हूँ, जिसको हम कहते हैं, वो अमीर नहीं हो सकता? तो भेदभाव तो है, इक्वलिटी कहाँ है? इक्वलिटी तो होना, या तो गरीब हैं, सिर्फ गरीबों को हक मिलेगा, चाहे अमीर वाला गरीब हो जाए उसको भी हक मिलेगा, अमीर वाला गरीब हो जाए, गरीब वाला अमीर हो जाए उसको नहीं मिलेगा, तब इक्वलिटी होगी ना। अब इक्वलिटी एससी में इक्वलिटी नहीं है। एक पढ़ा लिखा एससी, पैसे वाला एससी, अच्छे कॉलेज में बच्चे भेज रहा है, अच्छे स्कूल में भेज रहा है, और उसका बच्चा किससे कंपटीशन कर रहा है? दूसरे एससी से, जर्नल से नहीं, दूसरे एससी से, गरीब एससी। तो वो गरीब एससी कहाँ से नीट क्लियर कर जाएगा? आप मोटा मोटा देखोगे तो हमारे यहाँ 4400 के आसपास जाति को नोटिफाइड कर चुके हैं हम लोग। 25,000 के आसपास सब कास्ट ढूंढ चुके हैं हम लोग। अभी कितनी ढूंढने के चक्कर में हैं। जाति के साथ साथ जाति गणना भी होने वाली है, और ये सब देश किस तरफ जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझाया जाए, कैसे नहीं समझाया जाए। किसी को कुछ नहीं पता, बस पॉलिटिक्स करनी है उस बात पे। जैसे मेरे माइंड में एक बात याद आ रही है।
मायावती जी जो थी बहुजन समाजवादी पार्टी से, उन्होंने एक बार बोला था कि महात्मा गांधी ने बोला कि ये सब लोग हरिजन हैं। तो महात्मा गांधी कौन थे, उन्होंने पूछा था। तो मैं कहता हूँ जिस कंटेक्स्ट में बात करी थी, महात्मा गांधी भी हरिजन थे। आप सरप्राइज हो गए। मैं कह रहा हूँ मैं भी हरिजन हूँ, आप भी हरिजन हो। हरिजन का मतलब तो सुनो, हरि का मतलब भगवान, जैन का मतलब लोग, भगवान के लोग, तो हम सब भी भगवान के लोग हैं। तो हरिजन हम सब भी हुए, महात्मा गांधी भी हरिजन हुए। एक स्पेसिफाइड तबका, एक स्पेसिफाइड ग्रुप ही हरिजन क्यों हुआ? क्यों उनके नाम के आगे, उनके ग्रुप के आगे हरिजन थोप दिया गया? तो उस हिसाब से हम सब हरिजन हुए। अब बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लें, जब भी आती है तो उनको बोला जाता है कि एक माहर कास्ट से आए थे, छुआछूत की थी और वो दलित परिवार से थे। भाई वो इतने पढ़े लिखे स्कॉलर, पीएचडी करी, बैरिस्टर थे, इतने पढ़े लिखे तो उस समय में पॉसिबल नहीं थे। वो कहाँ से दलित हो गए? वो तो ब्राह्मणों से भी ऊपर हो गए। उनको वो दर्जा देने की बजाय हम आज भी उनको बोलते हैं कि वो दलित समाज से हैं। भाई ये कहाँ जा रहा देश, किस दिशा में जा रहा देश? इसके ऊपर कभी आप सोचना। तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रिजर्वेशन कोटा सिस्टम के बारे में? देखिए मैम, जाति सिस्टम से तो मैं यही यूथ को सुझाव देना चाहूँगा। इससे ये एक कैंसर से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी है। इससे जितना दूर रह सके रह सकते हैं, उनको दूर रहना चाहिए। और रही बात कोटा सिस्टम के बारे में, कोटा सिस्टम होना चाहिए, राइट ऑफ इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, वो गरीबी और अमीरी के आधार पर होनी चाहिए। और अगर वैसे तो जात पात ख़त्म ही कर देनी चाहिए, अबॉलिश कर देनी चाहिए, एक मूवमेंट चलनी चाहिए। नो कास्ट लगाना शुरू कर दो। हम थाने में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूछते तेरी जात क्या है, हम बताते हैं। क्यों पूछ रहे हो हमारी जात? क्यों बताएं हम अपनी जात? नो कास्ट लिखना शुरू कर दो। हमारे पास अपना राइट है, हम जो काम करेंगे हमारी कास्ट होगी। आपको क्या लेना देना, किसी को क्या लेना देना। और कोटा सिस्टम के बारे में मैं कह रहा हूँ, अगर जातें करनी भी हैं तो सिर्फ दो जातें रखो ना, अमीर की और गरीब की। धर्म इंसानियत का, जाते अमीर की और गरीब की। जो गरीब को मिलना चाहिए इक्वल करने के लिए, अपराइज करने के लिए, उसे दो। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, उसका हक बनता है। सिंपल। इसको अलग अलग बांट के डिवाइड कराने की, रूल करने के लिए जो किया जा रहा है या करते आए हैं आज तक, ये सब बंद होना चाहिए। और इसके लिए यूथ को खड़ा होना पड़ेगा, एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक नो कास्ट एंटी कास्ट की मूवमेंट चलानी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है अगर मैं किसी भी यूथ को ये चीज़ समझाने में सफल हुआ तो इसकी कुछ कहीं ना कहीं से तो मूवमेंट उठेगी और यूथ समझेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हमारे व्यूअर्स को जो आपने मैसेज दिया है, हम कोशिश करेंगे कि उन तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। युवाओं से बस एक ही अपील है, हाथ में सिगरेट, शराब या ड्रग्स नहीं, बल्कि मेहनत और सपनों को जगह दीजिए, क्योंकि देश का भविष्य आपके ही फैसलों से बनता है।